अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत के साथ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का जो लाइव सेशन है निहायत ही जरूरी है, निहायत ही अहम है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बात हो रही है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। अगर हम कल की बात करें तो कल 74 साल के बाद कश्मीर में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया और इसकी वजह से काफी ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई कि अभी अप्रैल का ये महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में इतनी सख्त गर्मी होना, जबकि आप अगर आपको पता होगा तो इस हवाले से पूरे मुल्क भर में जो है गर्मी की लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लू की प्रेडिक्शन है, ह्यूमिडिटी का कहा गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनकी जानिब से भी ये अलार्म दिया गया है। कुछ को येलो जोन करार दिया गया है, कुछ को जो है वो क्या कहते हैं ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम आज बात करना चाहते हैं और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर, जो कि एक सोशियो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। हर रोज जो है इनके कई सारे पैगामात जो है वो हम तक पहुंचते हैं, वो इसी हवाले से होते हैं। हम अगर अपने ग्लेशियर्स की बात करें तो अगर आप सोचें कि ये जो 30.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ये जस्ट एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक अलार्म है, एक तशवीशनाक बात है, एक अलार्म है हम तमाम लोगों के लिए। हमारे लिए सोचने का मकाम है, हमारे लिए समझने का मकाम है कि ये ऐसा अचानक कैसे हो गया। आपने देखा पिछले साल भी बर्फबारी नहीं हुई, ना बर्फबारी होने की वजह से, बारिशें कम होने की वजह से नदी नालों का पानी खुश्क हो गया। हमारे जो ग्लेशियर थे उन ग्लेशियर्स में जो है वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की किल्लत आ रही है, बिजली पर असर पड़ रहा है, ज़राअत के शोबे पर असर पड़ रहा है, किन किन शोबाजात पर असर नहीं पड़ रहा। और जिस वादी को जन्नत बेनजीर, जन्नत कश्मीर कहा जाता है, इसका इतना बड़ा दर्जा है और इस दर्जे की वजह से मुल्क भर से यहाँ लोग आते हैं, सयाह आते हैं। लेकिन जब यहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सयाहत के शोबे को भी कितना नुकसान होगा, ज़राअत के शोबे को भी कितना नुकसान होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी सोशियो इन्वायरमेंटलिस्ट माहिर हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात करते हैं। आए रोज हम इनके वीडियोस देखते हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट साहब जिनके वीडियोस आए रोज आते रहते हैं और वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा आगाही फराम करते हैं। अच्छा, आपको मैं बताती चलूं, साथ ही साथ वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनकी तस्वीर हमारे स्क्रीन पर नहीं शो हो रही, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल वो अपना जो है अपनी बात जो है वो ऐसे ही सामने रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें वक्त देने के लिए। आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, लेकिन इनकी तस्वीर जो है वो शो नहीं हो रही। नेटवर्क इशू की वजह से इनकी तस्वीर हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये अपनी बात जो है वो सामने रख सकते हैं। इनकी बात जो है हो सकता है टाइम के साथ, वक्त के साथ इनकी जो तस्वीर है वो भी शो हो सके और आप तमाम लोग इनको देख पाए और इनकी बात को समझ पाए। क्योंकि जो असर एक्सप्रेशन में होता है, जो असर बाकी चीजों में होता है, आप देखकर जो महसूस कर सकते हैं वो आप सुनकर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हम इनको देख नहीं पा रहे, लेकिन सुन जरूर पा रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट्स में, क्या आप लोग इन्हें देख पा रहे हैं या ये इशू मेरे साथ ही आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस हवाले से बात भी जरूर कीजिएगा। आपने हाल ही में एक वीडियो भी देखा होगा नाज़रीन, जिसमें आपने देखा होगा कि साउथ कश्मीर का वो वीडियो था जहां पर एक पब्लिक पार्क थी और उस पब्लिक पार्क में लोगों ने जो है 15-15, 13-13, 14-14 साल के दरख्तों को ऐसे एक आरी चला के काट दिया था और उस पूरे बाग को तहस नहस कर दिया था। जिन दरख्तों को फलने फूलने में 14-15 साल लगे, लेकिन उन दरख्तों को फलने फूलने के बजाय, उनको और ज्यादा उनको कुशादा करने के बजाय, उनको अच्छा दिखने की बजाय, उनको और ज्यादा उस बाग को जाज़िब नजर बनाने के बजाय उन दरख्तों पर आरियां चलाई गई, उन्हें काटा गया और इस तरीके से उस पार्क को जो है वो तहस नहस कर दिया गया। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे
इस लाइव सेशन में। प्लीज आगाह कीजिएगा नाज़रीन को इस हवाले से। कल की जो ये दर्जे हरारत की बात है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा, आपने भी कहा कि ये हेडलाइन तो बनेगी, कुछ चंद दिन तक इसको हेडलाइंस में छपाया जाएगा, ये बहुत ज्यादा वेव्स भी गेन करेगी, लेकिन लोगों के जहनों पर, लोगों के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग नहीं इस चीज को समझेंगे कि ये कितनी तशवीशनाक बात है और इसकी वजह से क्या बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, कैसे इसके नताए जा सकते हैं, वो तमाम चीजें लोग नहीं समझ पाते। तो आप इस हवाले से बताइएगा, ये जो आलमी माहौलियाती तब्दीली है, इसके तनाजुर में कश्मीर की जो मौजूदा माहौलियाती बहरान जो है, इस बहरान ही हम कहेंगे, आप इसको किस तज्जिए से देखते हैं, आपका क्या तज्जिया है इस हवाले से? नाज़रीन को आगाह कीजिएगा इस हवाले से। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जो आपने वीडियो देखा, मैं आज मजबूर हो गया एक वीडियो बनाने के लिए कि कल हमने देखा कि 74 ईयर्स के बाद कश्मीर का जो टेम्परेचर था वो 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। टेम्परेचर की बात नहीं है, ये है कि बेसिकली कि जन्नत बेनज़ीर कहलाने वाली जगह को, जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, आज आप देखिए कि हम क्या चीजें फेस कर रहे हैं। हम फेस कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे ग्लेशियर्स थे, वो नरिश करते थे हमारे जो नदी नालों को, जो यहाँ की जो वो हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं जो होती थी, उन हवाओं का आज आप इसको स्टैटिक्स, जो आप कल का आपका जो दर्जा हरारत है, आप उसको स्टैटिक्स ना लें, बल्कि आप उसको एक सीरियसली एक सायरन ले। एक सायरन की तरह, जब आग लगती है तो आग से पहले एक फायर अलार्म होता है, आप उसको एक अलार्म की तरफ ले लीजिए। और जो ये सायरन है क्लाइमेटिक चेंज का, ये एक खाली एक थ्रेट नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारे दरवाजों पे जो आग है वो पहुंच गई है। हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं बड़ी फास्ट स्पीड से। हमारे जो चश्मे हैं वो सूख रहे हैं। हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी इकोनॉमी है, जीडीपी हमारी है, वो एग्रीकल्चर ड्रिवन है। और हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं वो काफी स्ट्रेस में आ गए हैं, काफी स्ट्रेस में है अभी। हमें हमने आपने देखा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है, या आप अपने कोजी रूम से आप, हम ब्लेम गेम्स को छोड़ के इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर हम अपने, जब हम कहते हैं कि जब हम कश्मीर के बारे में हम ही अस्तो कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन क्या हम, कब तक हम इस चीज के, कब तक कश्मीर स्वर्ग कहलाने वाला धरती पे एक जगह होगी जब आपका 14 अप्रैल या 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को आपका टेम्परेचर 30 डिग्री टच करता है, तो आप किस, और दूसरे दिन आप देखते हैं कि फिर से डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल पे हमें लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो इराटिक, जो हमारा इराटिक वेदर पैटर्न है, सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, आप देखिए कि आज हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसे आपने खुद भी कहा, उन्होंने हमें ऑरेंज जोन में रखा है। और हम क्या बिल्कुल देख रहे हैं कि जनवरी के महीने में बर्फ नहीं गिर रही है, फरवरी के महीने में बर्फ नहीं गिर रही है, फिर अचानक से बारिशें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा ये सारा सिस्टम है, ये कहीं ठीक नहीं है। फिर जहां तक आपने कहा कि जो कश्मीर का जो हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस है, अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट की चेंज की नजर से इसको देखें, ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि जो हमारे टेम्परेचर, जो हमारा दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो हमारी इराटिक प्रेसिपिटेशन है, जो इंक्रीज पोल्यूशन हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं कि हमने देखा 2000 से 2012 तक हमारे 35 सेंटीमीटर, जो 1200 ग्लेशियर्स हमारे हैं, वो कम हो गए हैं। बिल्कुल कश्मीर जैसी जगह में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, हम इसको नॉर्मल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम एक इको फ्रेजाइल जगह में रहते हैं। एक साइड से बिल्कुल हमारा जो, एक साइड से हमारी जो डिफॉरेस्टेशन है, हमारी जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, हम एक ऐसी कौम है जहां भी हम जमीन देखते हैं ना, हम ये समझते हैं ये वेटलैंड मत है, इसका असर कहीं स्प्रिंग पे तो नहीं है, हमारे नदी नालों पे तो नहीं है, हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हम अगर इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हम 100 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस स्पीड से, जिस द वे वी आर प्रोसीडिंग, हमारे पास 5 से 10 साल है। 5 से 10 साल में आप पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, जिसके लिए हम इतने बड़े होटल्स, इतने बड़े मकान, हम अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने मकानों पे लगा रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि अगर हमारे पास यहाँ पानी नहीं होगा पीने के लिए, तो क्या हम इस जैसी जगह पे हम सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे? वो एक बड़ा सवाल रहेगा। बाकी जी जहां तक एनवायरमेंट, जहां तक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, या ग्लोबल ग्लोबल जो हमारी क्लाइमेट इश्यूज है, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, वो बिल्कुल मिनिमल है। उसमें हमारा ज्यादा, एज अगर हम कश्मीर की बात करें, उसमें हमारा ज्यादा
रोल नहीं है, लेकिन जो हम रिसीव कर रहे हैं, द वे वी आर रिसीविंग इट, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं, हम हिमालय के जो टॉप वाटर टेबल है वहां पे रह रहे हैं, तो उसके जो असरात है वो ज्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम है। जी तो ये आपके सवाल का जवाब है कि क्या हमारा रोल है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जी 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 जी। तौसीफ साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त कश्मीर को दरपेश सबसे ज्यादा संगीन जो है माहौलियाती खदशात जो है वो कौन से हैं, सबसे ज्यादा संगीन? सबसे बड़ा संगीन मेरे नजदीक सबसे पहला जो हमारा है वो जो ग्लेशियर हमारे रिट्रीट हो रहे हैं और जो वाटर स्कैरसिटी है। जैसे मैंने आपको जी बताया कि हम एक एग्रीकल्चर ड्रिवन, जो हमारा जो जीडीपी हमारा जो मेन है, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट्स। जैसे एप्पल हमारी इंडस्ट्री है, ऑर्चर्ड्स हमारे हैं, जिससे हमारी जीडीपी जो ड्रिवन होती है। तो सबसे बड़ा खतरा बिल्कुल। हमारा है, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट हो रहे हैं, हमें पानी का जो लाहक है, हमारे जो जहलिम है, या जो हमारे जो हमारी कोलाई ग्लेशियर है, उसके बाद जो उसका पानी जहलिम में जा रहा है, ये बिल्कुल एकदम हमारा जहलिम सूख गया है। दूसरा, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा हमारा है, हमारा पोल्यूशन है वाटर बॉडीज में। आप देखिए हमारी जितनी वाटर बॉडीज हैं, डल हो, खुशहाल सर हो, गिलसर हो, वल्लुर हो, मानसबल हो, जितने भी हमारी वाटर बॉडीज है, सबसे बड़ा थ्रेट जो हमारा है वो ये है कि हम सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो हमारा प्लास्टिक एंड पॉलिथीन है। जितनी भी वाटर बॉडीज हमारी है, मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज आर चोक्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक एंड पॉलिथीन। जी। तीसरा जो हमारा खतरा है, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, हमारा हम्म, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म है। आज हमारे सीएम साहब इस बात पे मजबूर बात करने के लिए है कि उन्होंने कल नहीं परसों ने कॉन्फ्रेंस में कहा, बाहर एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें सस्टेनेबल टूरिज्म पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो जो हमारे प्लेसेस लाइक सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, जो भी अभी टूरिस्ट मैप पे है, उसमें एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं। अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ही एक माहौली एक हैवॉक हमारे दरवाजों पे ऑलरेडी दस्तक दे रहा है। जी उसके बावजूद एयर क्वालिटी हमारे जो अर्बन एरियाज है, जो श्रीनगर में है, वहां पे जो वेक्यूलर इमिशन है, बायोमास बर्निंग है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की डस्ट है, डस्ट इन द एयर जो बहुत ज्यादा है, वो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत ज्यादा ये कर रही है। अब जी हमारे जो अर्बन एरियाज है, सबसे बड़ा जो अभी सबसे बड़ा इशू इन चीजों के बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि हमारा जो प्लास्टिक और अनट्रीटेड जो बिल्कुल। वेस्ट हमारा क्लॉग हो रहा है वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, स्प्रिंग्स में, वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे नजदीक, ये 5 चीजें हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, इससे जो है मकामी जो बाशिंदगान है या मकामी आबादी जो है हम कहें, या दही कम्युनिटीज की हम बात करें, तो वो किस हद तक इन तमाम चीजों की वजह से मुतासिर हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैंने कहा वाटर शॉर्टेज। देखिए, जिंदगी जीने के लिए अगर आप देखेंगे जो पुरानी हमारी जितनी सिविलाइजेशन है, जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं, लोग हमेशा पसंद करते हैं या अभी भी पसंद करते हैं, वो वहां पे रहेंगे जहां पे पानी होगा। सबसे पहला है कि जो हमारे चश्मे सूख रहे हैं, जो बिल्कुल। हमारा जो हमारे रिवर्स हैं, उनका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उससे हमारा जी इरिगेशन। क्योंकि आप देखिए कश्मीर का एक वाइड एरिया है जहां पे पैडी जो हमारे धान के खेत हैं वो है, लेकिन जो हमारे फ्लो हमारा जो स्ट्रीम्स का है वो कम हो रहा है, जिससे हमारे जो एप्पल और राइस, जो हम चावल और सेब उगाते हैं, उन पे बड़ा एक ये है। दूसरा, हमारा क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, क्योंकि जो इरेटिक वेदर है उसकी वजह से अनसीजनल रेन्स आप देख रहे हैं। जब बर्फ गिरनी थी तब धूप थी, जब धूप होनी चाहिए तब बारिशें हो रही हैं। तो जी ये दूसरा हमारी तरफ से जो क्रॉप्स फेल रहे हैं। तीसरा, हमारे पास हेल्थ रिस्क है, क्योंकि जो कंटेमिनेटेड आपने देखा बुदल में हमारे जो हमारे वहां पे हमने देखा जो चश्मे से हमारा हमारे पास वहां पे जो कंटेमिनेटेड वाटर मिला, और उसके बाद कुछ चश्मों का और जायजा लिया गया, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे कंटेमिनेटेड वाटर है, जो एक बड़ा ही एक हमारे सेहत के लिए एक बहुत बड़ा है। फिर इकोनॉमिकल स्ट्रेन तो है ही, जब आपके इरेटिक वेदर पैटर्न्स होंगे, बारिश के टाइम पे बारिश नहीं धूप होगी, बर्फ के टाइम पे धूप होगी, धूप के टाइम पे बारिश होगी, उससे आपका जो इकोनॉमिक है, क्योंकि मैंने जैसे कभी भी कहा कि एग्रीकल्चर ड्रिवन हमारी इकोनॉमी है, सो उसके ऊपर इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। ये असर जी करेगा। जी और आप देखिए कि बारिशें जब हो रही है हमारी, कभी कभार उससे सैलाब आ रहा है, और कभी कभार हमारा जो जहलिम है उसकी सतह हमें नजर आ रही है। तो आ, कहीं ना कहीं आ पे रही है, जो बिल्कुल। सबसे बड़ा थ्रेट है वो वाटर का ही रहेगा, पानी की जी स्कैर्सिटी जी का है, जी वही जी जी हमारे लिए रहेगा जी। जी। डॉक्टर साहब,
आपने बात की जैसे चश्मों के खुश्क हो जाने की। चश्मे खुश्क हो गए, हमने पिछली दफा भी देखा कि कैसे जो खवातीन है वो वहां गई और वो फिर कैसे दुआएं मांग रही थी कि किसी तरीके से जो है ये पानी फिर से वापस, इसकी जो सतह है वो वापस आ जाए। या जहलिम का हमने देखा, मैंने खुद जो है जहलिम में उतर कर प्रोग्राम किया है। इतना जहलिम में पानी नहीं था कि जहलिम के अंदर वहां उधर उसके अहाते में जाकर मैंने वहां से रिपोर्ट किया है। तो आप वहां से आप अंदाजा, वहां से भी लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जहलिम में मैं खुद गई। हत्ता कि कुछ लोगों को ये लगा कि शायद ये कुछ ऐसा वैसा है, लोग ऊपर जमा हो गए, उनको लगा कि हम वहां शूट कर रहे थे, यही चीज दिखा रहे थे कि इसकी सतह कितनी ज्यादा नीचे आ गई है कि हम इसमें आराम से चल फिर सकते हैं, उसमें क्रिकेट मैच खेला जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को कुछ और ही उस चीज से लगा कि पता नहीं ये शायद जहलिम में कूदने, जबकि उसमें कूदने जितना भी पानी नहीं बचा था तब। माफ कीजिएगा, ये बात हंसने की नहीं है, इस बात पर बड़ी ज्यादा परेशानी है। लेकिन ये मैं आपको एक मजाहिया तौर पर ये बात बताई कि उन लोगों को लगा था कि ये शायद कूदने के लिए वहां गई है, लेकिन मैं वहां कूदने के लिए नहीं, हम वहां रिपोर्ट करने के लिए गए थे कि इसकी ये सतह कितनी है। आपने भी बात की कि कैसे ये जो चश्मे हैं ये बार बार खुश्क हो रहे हैं और खुश्क साली के दौरान अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरीके से बहाल किया जा सकता है, इनको कैसे महफूज किया जा सकता है और बहाल किया जा सकता है कि ये वापस से उसी अपनी पोजीशन में, अपनी वैसी शेप में वापस आ जाए। कैसे इसकी बहाली के लिए कैसे काम किया जा सकता है? देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो जिसके लिए हमारी जो बहुत सारी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे निगिन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन नालको ने एक अहद उठाया है कि वो बेसिकली जो हमारे चश्मे हैं वो रेस्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या, वाटरशेड मैनेजमेंट, जो हमारी रिफॉरेस्टेशन, हमने सबसे पहले जितने भी, मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ताला ने कश्मीर को बहुत सारी चीजों से नवाजा है। उन सारी चीजों में जो सबसे ऊपर चीज है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पानी के जखीरे दिए हैं। बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में हमारे अरब और नॉन, मतलब हमारे जो सऊदी अरब का एरिया है, अल्लाह ताला ने उनको तेल से नवाजा है। बिल्कुल। कश्मीर को पानी से नवाजा है। ये पानी हमें बचाना पड़ेगा। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं 37 बार कि अगर आपने इस पानी की कदर नहीं की, हम ये पानी धरती से, आपके जमीन से वापस लेंगे। आज आपको जो आपने अभी कहा, जहलिम की सतह नजर आ रही है, आप सही कह रहे हैं। हमने भी एक प्रोग्राम किया जहां पे हम जहलिम के आर पार चले गए, किसी नाव की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे पानी नहीं था। मुझे लगता है तीन चीजें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले, जितने भी चश्मे जहां पे भी है कश्मीर में, अनगिनत चश्मे हैं, अनगिनत स्प्रिंग्स है, हमने उनको रेस्टोर करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी लेवल पे। आपने देखा कि कैंपेन साउथ कश्मीर में स्पेशली स्टार्ट हुआ, जहां पे बहुत सारे चश्मे हैं, वहां पे लोगों ने खुद अपने चश्मे रेस्टोर किए। यही नीड ऑफ द आवर है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करे, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कश्मीर की हर जगह में जाएं, हर चश्मे पे जाएं। मैं हमेशा दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी इलाके में जाते हैं, आपको देखना है कि वहां के लोग कैसे हैं, तो आप वहां के नदी नाले देखिए। अब आप कश्मीर के किसी भी इलाके में जाइए, वहां के नदी नालों में आपको प्लास्टिक, पॉलिथीन, जितनी भी फुजला लोग, हाँ बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। फुजला, जो गंदगी हमारे घरों से निकलती है, वो सारा फुजला, तमाम चीजें जो है वो नदी नालों में पड़ा दिखाई देता है। जी। तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि हमने जो हमारे पास कश्मीर में गांव में कॉलपास होता था। कॉलपास क्या होता था? ये हमारा ट्रेडिशनल वे था कि हम जैसे पैडी का सीजन स्टार्ट होने से पहले, अप्रैल से पहले या मार्च के सीजन में कॉलपास होता था। कॉलपास क्या होता था? जो भी कॉल, जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में, जो भी स्ट्रीम वहां से गुजरती थी, उस स्ट्रीम का वो वहां के मकामी बाशिंदे साफ करते थे। अगर हमने ये सब चीजें वापस नहीं की, हमारे पास कॉल पास करने के लिए कॉल नहीं रहेगी। कॉल नहीं रहने का मतलब, या अगर हमने सारा अपने ड्रेनेज, सिवेज इन कॉलों में, जैसे हमने देखा कि अक्रॉस कश्मीर हमने डाला है, हम बर्बादी का अपने घरों के लिए, हम अपने घरों में बर्बादी की दावत दे रहे हैं। 2014 में जब सैलाब आया, अगर हमने तब से भी कुछ चीजें, अगर हमने तब भी कुछ नहीं सीखा, तो जो आने वाले दिन में सैलाब, जो आने वाले टाइम में सैलाब होगा, वो उससे भी खतरनाक होगा, उसका मैग्नीट्यूड खतरनाक होगा। उससे जो तबाही होगी, जो 2014 में नहीं हुई, अल्लाह बचाए, ये वाला उससे ज्यादा हो। जी। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या पानी के तहफ्फुज के लिए कश्मीर में कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, उनके पास क्या कुछ ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं जिन मॉडल्स के तहत उनको जो है बरोएकार लाकर लोगों के साथ
मिलकर वो काम किया जाए। कुछ ऐसे मॉडल्स, क्या ऐसी कोई कम्युनिटी है जो पानी के तहफ्फुज के लिए काम करती हो, पानी के तहफ्फुज के लिए काम करे और साथ ही साथ लोगों को भी साथ में आगाह करे और उनके लिए भी काम करे? और क्या कुछ ऐसे मॉडल्स हैं हमारे पास जिनसे हम वर्कआउट कर सकते हैं इन सारी चीजों चीजों पर? देखिए मॉडल्स तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो हमारा है दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर, जैसे बिल्कुल। हमारा यहाँ जो बारिश का पानी है ना, हम जी। कहते हैं, आप देखिए, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में यहाँ चले जाइए, हमारी जी। 11 यूनिवर्सिटीज है, हमारे यूटी में 11 यूनिवर्सिटीज है। जब जी। आप एक हाई, जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीजें हों, जब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम होटल वाले से, रिजॉर्ट वाले से, घर वाले से क्या एक्सपेक्ट करें? आपने कहा क्या जी। है, मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल है। हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हमारे पास वाटरशेड कमेटी है, हमारे पास वुमेन लेड इनिशिएटिव्स हैं। देखिए हमारी माँ जी। बहनें जो घरों में, किचनों में काम करते हैं, हमारे पास जैसे जल सहली मॉडल एक है। जल हम्म। सहली मॉडल में क्या है कि हमने दिखाना है अपने घर में, मैं हमेशा कहता हूं, एनवायरमेंट, माहौलिया किचन से स्टार्ट होता है। हमने बिल्कुल। अपने माँ बहनों को, जो हमारे किचन किचन संभालती है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि पानी को आप कैसे बचा सकते हैं। दूसरा, आप अपने घरों में जो किचन में आपका वेस्ट निकलता है उसको कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। मुझे जी। लगता है कि जो एनजीओ का अब और एक रोल होना चाहिए, वो घर घर जाके कम्युनिटीज में हमने लोगों को अवेयर करना है। पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग उनको बताना है कैसे करना है। मुझे लगता है गवर्नमेंट बिल्कुल। को इसके लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब आगे आना पहले चाहिए। हुआ करता था, जैसे कि बिल्कुल पुराने टाइम में मैंने अपने बड़ों से भी सुनाया था कि मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि कैसे सस्टेनेबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए से लोग जो है वो पानी को बचाया करते थे, उसी रेन को बचाया करते और फिर उसी को इस्तेमाल में लाया करते थे। मैंने अपने पुरानों से, बुजुर्गों से ये चीजें सुनी है, जैसे कि पहले होता था। आप इस पे भी थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, इस्लाम 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 हमें सिखाता है कि, हमें बताया गया है कि अगर बहता हुआ आप पानी भी हो, वो पानी भी जाया नहीं कर सकते हैं। आप जी। देखिए कि बेसिकली जब आपकी टीचिंग, आपकी परवरिश इस लाइन पे हो कि बहते हुए पानी से भी आप पानी जाया नहीं कर सकते हैं, जी। तो इसका क्लियर मैसेज ये है कि जो हमारे पुराने थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो इन बातों पे अमल करते थे। हाँ जी। आज के हमारे जो लोग हैं, हम लालच में सब कुछ खत्म कर रहे हैं। मैं अपने घर बनाने के लिए, अपना होटल बनाने के लिए, अपना रिजॉर्ट बनाने के लिए 100 साल पुराना जो पेड़ है, मैं उसको काट रहा हूं। मैं हम्म। सोच रहा हूं कि मेरा होटल बनना चाहिए, मुझे इसके साथ कोई लेना देना। नहीं। यही सोच सोच के मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक गांव में एक वहां पे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अगर इस वहां पे बारिश का कहत, जैसे यहाँ पे भी कहत चल रहा था, आपने पहले कहा स्टार्टिंग में, वहां भी जी। कहत था, तो वहां पे जो उनके प्रीस्ट थे, जो उनके मतलब उनके कोई बुजुर्ग थे उनके गांव में, हम्म। उन्होंने गांव वालों को बोला आपको रात को आना है, जो वहां पे उनके पास कुआं था, उसमें हर कोई दूध का एक गिलास लेके उसमें डालेगा। हर किसी बंदे ने सोचा मेरे नहीं लेने से क्या होगा, तो सबने अपने घर से, क्योंकि रात को आना था, कोई देख नहीं रहा था, सबने अपने घर से पानी लाया और कुएं में डाला। जब सुबह हम्म। हुई, सब आए, तो जब ढक्कन खोला गया उस कुएं का, उसमें खाली पानी था, दूध कोई नहीं था। यही हम कश्मीर में भी कर रहे हैं। हर कोई सोच रहा था मैं काटूंगा पेड़, दो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम्म। लेकिन दो दो कर करके बचा, लास्ट में खाली पानी, दूध कुछ नहीं बचा। अब हम्म। हमारे पास हाई टाइम है। देखिए कल आपके पास 30.4 डिग्री का जो टेम्परेचर आया है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक स्टैटिक्स नहीं है, ये एक नंबर नहीं है, ये एक सायरन है। ये सायरन बिल्कुल। हमारे पास बज गया है, बिल्कुल बज गया है। भाई इस बार आप जब एसीज फिर यूज करेंगे, एसीज की जो हीट जनरेट होगी, तो उससे और हमारे माहौलात पे असर पड़ेगा। और सॉरी, और जी। वक्त वो दूर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं चिल्ला चिल्ला के, वक्त दूर नहीं है, हम सब लोग पछताएंगे। हम्म। और ये पछतावा वो होगा जिसकी रिकवरी शायद होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हर किसी को काम करना पड़ेगा, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो मजदूर हो, वो स्टूडेंट हो, वो कुपवारा का हो, पुलवामा का हो, कुलगाम का हो, श्रीनगर का हो, कहीं का भी हो। ये हमारी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें जिस तरह जी। से भी चाहिए, हमें अपने एनवायरमेंट को सेफगार्ड बचा करना पड़ेगा। है। जी। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जो ये मुंजमद जमीन है, जैसे परमा फ्रॉस्ट की हम बात करेंगे, जो जमीन का भी, हमें अगर इसकी हम बात करें तो हमारा जो हिमालय है वो पूरा मुंजमद जमीन के पिघलने का खतरा है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से मुझे ये बताइएगा कि किस हद तक वो संगीन है और इसके तदारुक के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा सकते हैं, ये बताइएगा।
देखिए, जो ऐसे आपने परमाफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट फ्रॉग के बारे में बताया, वो हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर हिमालयन रीजन में आता है। इसमें हम हाई जी, ऑल्टीट्यूड में आते हैं, जहां पे 24% जो हमारा नॉर्दर्न लैंड मास है वो परमाफ्रॉस्ट है। ठीक है, जब ये बिल्कुल। परमाफ्रॉस्ट है तो इसमें जो क्रिटिकल स्टेप, इसमें जो वार्निंग्स हमारे पास है वो 1.5 टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 30 साल में हमने ये बेसिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि बेसिकली ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ज्यादातर हमारे व्यूअर्स हैं, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेक्निकल थिंग्स एंड दैट। लेकिन आपने हम्म। सवाल पूछा है, तो हमारे पास जो लैंडस्लाइड्स और इरोजन है, जैसे जी। डिस्टेबलाइजिंग हम स्लोप्स को करते हैं, या जो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस इसमें हो जाता है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस या पाइपलाइंस को होता है, या जो हमारा कार्बन रिलीज होता है, जिसमें डिकम्पोजिंग हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज होते हैं, जैसे मीथेन होता है, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत ही बड़ा उसका इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता जी। है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में जैसे पीर पंजाल रेंज है, इसमें काफी ज्यादा इसका रिस्क रहता है। रिस्क रहता है। जो कश्मीर के जो शहरी इलाके हैं उनकी अगर बात की जाए तो फजाई आलूदगी जो है वो उसके बुनियादी जराए आपको क्या मालूम होते हैं, सोर्सेज क्या है, इस फजाई आलूदगी के सोर्सेज क्या हैं और उन्हें मौसम तौर पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उनका मतलब कैसे हम मदावा करें उन चीजों का और कैसे हम उनको कंट्रोल, उस चीज को कंट्रोल करें। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अब पूरे मुल्क भर में जो है गर्मी का जो ये गर्मी तेजी से बढ़ रही है, इसमें पूरे मुल्क भर को जो है अलर्ट पर रखा गया है। कुछ यहाँ पे तो ऑरेंज जोन है, कुछ येलो जोन्स हैं। तो मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि ये भी बताया गया है कि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लोग अपने डिहाइड्रेशन भी हो सकती है लोगों को, लोग पानी की बोतल अपने साथ लें क्योंकि गर्म हवाएं चलेंगी, वहीं पता नहीं चलेगा वहीं बारिशें होंगी, आपको छाता भी रखना पड़ेगा। मिनट मतलब घंटों के बाद मौसम की तब्दीली देखने को मिलेगी, ये बताया गया है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से। तो ये बताइएगा कि जो कश्मीर के जो कुछ इलाके हैं, शहरी इलाके, जो वहां पर ये जो फजाई आलूदगी है, इसके मेन सोर्सेस क्या है, बुनियादी जराए क्या है और इसके लिए इनको कंट्रोल जी करने के जी लिए जी। क्या कुछ कदम हम उठा देखिए, सकते हैं। जो जो एयर पोल्यूशन की आप बात करते हैं अर्बन कश्मीर में, चार मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो हमारा व्हीक्यूलर इमिशन है, आपको पता होगा कि कश्मीर में जो मैन टू कार रेशो है वो गोवा के बाद पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे है, विच इज दैट इज बिल्कुल। सेकंड नंबर, कार टू मैन रेशो। अगर हम हम्म। अर्बन कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो व्हीक्यूलर इमिशन है। जो व्हीक्यूलर इमिशन है, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, मैं बुलवार्ड पे रहता हूं, मुझे डलगेट से 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कभी कभार 2 घंटे भी लगते हैं, जो कि 7 से 8 मिनट का रास्ता रास्ता है। है। तो सबसे पहला जो है वो वेहिकुलर इमिशन है, क्योंकि उसमें जो हमारा PM 2.5 से PM 10 पर पहुंच गया है। दूसरा हम्म। हमारा बायोमास जो बर्निंग है, क्योंकि रूरल और पेरी अर्बन जो हाउस होल्ड बर्न, हम यहाँ पे कश्मीर में क्या है कि हम पत्ते भी जलाते हैं, हम वुड भी जलाते हैं। हमारे पास जो नानवाई है, श्रीनगर की बात करें तो कम से कम 20,000 आपके कश्मीर में जो सुबह वुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं रोटी बनाने के लिए। उसके बाद हम्म। जो तीसरा रीजन मेरे नजदीक है वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट। जब भी हम कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी, या आप देखिए जितने भी टिपर्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर इंडिकेशंस है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, रेत हो, मिट्टी हो, कोई भी चीज हो, वो कवर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे तो उन टिपर्स के ऊपर नंबर भी नहीं होता है, तो फिर इन चीजों की तो बात ही नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी जी। छोटी मोटी जो है, जैसे ब्रिक किलिंस है, ब्रिक किलिन एक एयर बिल्कुल। पोल्यूशन का जो अर्बन में है, जी जी जी। दैट इज वन। तो मेरे नजदीक वेक्यूलर इमिशन, बायोमास बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, जैसे ब्रिक क्लीन, क्योंकि यहाँ कोई मेजर, हमारी यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन ब्रिक क्लीन, वो जो अनरेगुलेटेड पोल्यूटेंट्स, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो चिमनी वगैरह लगाना है, बट हम्म। ओवरऑल दीज आर द 4 रीजन, जो स्पेशली जो अर्बन कश्मीर में, जी दीज आर द फोर जी जी रीजन। जी 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 जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है, इससे आपने ज़राअत की तो बात की, ज़राअत के हवाले से तो आपने बात की कि हमारी मेजर इकोनॉमी जो है वो मबनी है तो ज़राअत पर है। साथ ही में अगर हम सयाहत की बात करें तो जैसे कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जन्नत कश्मीर के नाम से ये अलकाब कश्मीर को दिए गए हैं, फिरदौस, जन्नत, बाकी चीजें। तो सयाहत के शोबे पर या सयाहत खासतौर पर मौसम सरमा में जो खेल जो है मुनाकिद किए जाते हैं, बर्फ ना होने की वजह से वो खेल भी मुतासिर होते हैं, कई सारी चीजें मुतासिर हो जाती हैं। तो इससे आपके नजदीक सयाहत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑर्चर्ड्स की बात की, आपने एग्रीकल्चर की बात की, आपने बाकी दीगर चीजों की बात की, सयाहत के शोबे के हवाले से आपका क्या ख्याल है।
देखिए, जब कश्मीर की बात आती है सियाह के दिमाग में, अभी आप देखिए एयरफेयर इतना ज्यादा है, उसके बावजूद भी अगर सियाह यहाँ पे आते हैं तो वो बर्फ देखने के लिए आते हैं। तो स्पेशली अगर स्नो रिड्यूस हो गया इस बार, और स्नो स्नो का जो रिडक्शन है, हम्म। उससे बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा हमारे टूरिज्म पे। उससे हमारी इकोनॉमिक लॉस भी होगी। हमारे सीजन शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए, जो हमारा चिलाई कलान है, जो एक सर्द पीरियड होता है 40 दिन का, यहाँ पे आप देखिए वो शिफ्ट हो गया है। अगर आप पिछले 3-4 साल का आप उठा के देखें, 21 दिसंबर स्टार्ट होने से पहले अब वो 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो सीजनल शिफ्ट हमारा हो रहा है, उससे हमारा टूरिज्म पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। आप देखिए, अगर कल कोई यहाँ पे टूरिस्ट आया होगा, 30 डिग्री वो वहां से जहां से आया होगा वहां 32-33 डिग्री होगा। वो कल यहाँ पे हम्म। आया, जबकि अप्रैल में बारिशें पहले हुआ करती थी, आज भी बारिश हुई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे उस चीज का हमारे जो सेहत पे बहुत असर पड़ने वाला, और पड़ भी रहा है। हम जो ये रश देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। हम इससे ज्यादा यहाँ पे रश हमें मिलता, लेकिन जो हमारी जो बेसिकली जो स्नो रिडक्शन हो गई इस बार, उससे हमारा इकोनॉमिकल सीजन इफेक्ट, और जो हमारी एडाप्शन, अब हमें नीड क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि कश्मीर में जैसे आपने खेलो इंडिया देखा, वो भी पोस्टपोन हो करना पड़ा, क्योंकि वो उस टाइम बिल्कुल। बर्फ नहीं जब होनी चाहिए थी। हम्म। जब तक हम इको टूरिज्म और इन चीजों पे हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबिलिटी पे बात नहीं करेंगे, हमारे यार दोस्त जो मेरे हैं, जो बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार 4 स्टार होटल्स बना रहे बिल्कुल। हैं, उनको साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा। अगर कश्मीर का टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया, और दिल्ली या बाकी सारी जगहों पर 35 डिग्री होगा, क्या वो बंदा वहां से यहाँ आएगा? अगर नहीं आएगा, आपने इतना पैसा लगाया अपने होटलों पे, अपने रिजॉर्ट्स पे, लेकिन हम्म। आपने ये सोचना पड़ेगा, अगर आप सस्टेनेबल टूरिज्म और इको टूरिज्म पे बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, दिस इज गोइंग टू वेस्ट। जी। डॉक्टर साहब, फुजले के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि मैंने गंद गलाजत इन चीजों के बारे में बात की कि जैसे हम फुजले का जो निजाम है, जैसे जो हमारा ये फुजला वगैरह जो हमारे घरों में होता है, इन सारी चीजों में, इसमें कश्मीर में प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक का भी हम इसके बारे में तो बैन है, वो है, ये है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई बातचीत उस तरीके से नहीं होती, उस वैसी कुछ कदगने नहीं लगाई जाती, लेकिन प्लास्टिक फिर भी हमें देखने को मिलता ही है। जी जी। तो ये जो प्लास्टिक के फुजले का जो इंतजाम है, इसमें सबसे बड़ी रुकावटें आपको क्या नजर आती हैं? आपके नजदीक आपने अभी तक क्या कुछ महसूस किया कि सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? ये जो प्लास्टिक फुजला है, इसके इसके जड़ से ही खत्म ना होने के क्या क्या देखिए, वजूहात हैं? क्या इसके इसके इंतजाम में सबसे जी बड़ी जी, रुकावटें क्या हैं? सबसे बड़े हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट का है, उसमें सबसे बड़ा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास लिमिटेड वेस्ट कलेक्शन या रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है, जो ओपन डंप्स है, जैसे अच्छा हमारा यहाँ पे ओपन डंप्स है। बिल्कुल। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आज हर जगह अवेलेबल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो पहला जो हमारा है, दैट इज द इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, टूरिज्म सर्च। देखिए, टूरिस्ट आएगा, वो बॉटल फेंकेगा ही फेंकेगा। अब आपके पास सारा डिसिप्लिन टूरिज्म तो आएगा नहीं, आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या हमारे पास है, हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारे कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर द, या जो हमारे होटल्स में जो फ्रंट ऑफिस होते हैं, उसमें जो हमारे बंदे होते हैं, जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टुवर्ड्स जो हमारा टूरिस्ट यहाँ पे आता है, हमारे जो टूरिस्ट हजरात आते हैं, हम होल हार्टेडली उनका वेलकम करते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि अगर हम जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा टूरिस्ट का है, आप देखिए सिक्किम जैसी छोटी जगह में, अगर आप वहां पे जाते हैं, वहां पे आपको गाइड को साथ लेना जरूरी है, क्योंकि गाइड आपको बिल्कुल। खाली गाइड नहीं करता, वो आपको बताता है कि आपने बोतल बाहर नहीं फेंकनी है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, रिसेंटली बिल्कुल। जी, रिसेंटली जी, जी, रिसेंटली डॉक्टर साहब, मैं भी स्किम होके आई हूँ। मैंने भी स्किम में वहाँ पे मैंने भी वक़्त गुज़ारा जी है जी जी काफ़ी सारा। जी जी तो मैंने वहाँ देखा वहाँ कितना डिसिप्लिन्ड है, जबकि वहाँ भी ऐसा ही मतलब कश्मीर के ही जैसा, इतना नहीं हम कहेंगे कश्मीर के जैसा, वो चाय के जो बागात हैं, बाकी चीज़ें, वहाँ पे कितना अच्छा, कितनी साफ-सफाई है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कितना जाज़िबे नज़र वो इंसान को नज़र आता है। आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। और हमारे पास जो बेसिकली इसमें जो प्लास्टिक मैंने वेस्ट में है, उसमें आप सबसे ज्यादा जो हमारे फरमा पास है। रहे थे कि आप सिक्किम गए थे, और सिक्किम में वहाँ पे आपने क्या जी देखा? जी जी। सिक्किम में आप जैसे, अगर आप वहां पे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप गाइड नहीं लेंगे, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, आपने गाइड को लेना है। गाइड आपको इन चीजों पे गाइड करेगा कि प्लास्टिक बॉटल आप यूज अगर कर रहे हैं, वैसे तो वहां करते नहीं है, अगर आप करते भी हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। हुँ, हम हुँ। देख रहे हैं कि टूरिस्ट पानी पी रहा है, इवन हम कश्मीरी खुद पानी पी रहे हैं, बाहर से हम बॉटल बाहर फेंक रहे हैं। इन चीजों के जी। लिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बहुत कम अवेयरनेस है यहाँ पे। लोगों का एजुकेशन का पता उनकी सर्टिफिकेट से नहीं पता चलता है। हुँ। एजुकेशन का पता चलता है उनके जो बेसिकली व्यवहार है, उनका जो तौर बेसिकली कैसे तरीके, वो उनके तौर तरीके, तौर हाँ, उनके तौर तरीके। तरीकों से पता। और हुँ, हमारे हुँ। पास जो
जैसे हमने रिसेंटली एक कैंपेन चलाया था रिगार्डिंग द प्लास्टिक पॉलिथीन, उसके बारे में जब हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, कुछ मार्केट्स को हमने ग्रीन जोन भी बनाया, हमने उनके साथ बातचीत की कि हम बता बिल्कुल रहे हैं उनको कि आप अभी अगर पॉलिथीन देते हैं आप लोगों को, लेकिन ये बताएं जो आपके पास फल फ्रूट लेने के लिए आते हैं, सब्जी लेने के लिए आते हैं, आप एटलीस्ट उनको अवेयर कीजिए, आप उनको बताइए कि अगर आप कल ठेला घर से लाते हैं तो हम आपके बिल्कुल लिए 1 रुपए का, 2 रुपए का कोई कंसेशन देते हैं। अवेयरनेस बहुत कम है मुझे लगता है। और बिल्कुल अनरेगुलेटेड जो मार्केट्स हमारे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक एक हमारे मैं इसको कहता हूं ये एक सबस्टेंस अब्यूज है, क्योंकि आप जब जाते हैं पॉलिथीन इज इजीली अवेलेबल। हम इस पे हम्म, काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वेरी सून वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिथीन एज वेल। अभी कुछ मार्केट में आए भी हुए हैं 10 माइक्रोन 12 माइक्रोन या जो भी है, जी जी ताकि वो जो डिग्रेडेबल है, जैसे मेज स्टार से, पोटैटो स्टार से हमारे कुछ स्टार्टअप्स बना रहे हैं। आई जी थिंक दैट इज ऑल्सो इन द, जी तो दीज आर फ्यू थिंग्स की ये हमें कर सकते हैं जिससे हम वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जी को कम कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा माहौलियाती पॉलिसियां हैं वो काफी हैं, वो एनफ है हमारे लिए, या अगर नहीं है तो क्या तजावीज आप जो है वो अपनी पेश करना चाहेंगे वो बेहतरी के लिए, कि पॉलिसीज में ये बेहतरियां होनी चाहिए, ये बेहतरी आनी चाहिए, तो इस तरीके से अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, वो उस हवाले से बताइए। देखिए, अगर आप मुझे पॉलिसी की बात कहेंगे, मैं कहूंगा कि हमारे पास वीक एनफोर्समेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि वी नीड स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉज, वीक एनफोर्समेंट है। हम्म, अदरवाइज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्लास्टिक, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन पे ऑलरेडी बैन है। जब ये ऑलरेडी बिल्कुल बैन है, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप इस चीज का वेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वीक एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट इज नॉट देयर। हम्म, अगर आप बेसिकली एक दिन आते हैं, आप हम शोर करते हैं, दूसरे दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, यहां से वहां से पॉलिथीन लेते हैं, दूसरे दिन फिर से वही होता है, जी क्योंकि जी एनफोर्समेंट इज वेरी वीक। जब जी ट्रैफिक रेगुलेशन हम कर सकते हैं, जब हम ट्रैफिक पे क्रैकडाउन करके हम स्मूथ कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं? दिस इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच बिल्कुल पॉसिबल है। हम एज ए एनजीओ गवर्नमेंट को कहते हैं कि वी आर रेडी टू लैंड आवर हैंड्स, वी आर रेडी टू एसोसिएट, कोलैबोरेट। अगर उनको लगता है कि उनके पास मैन मशीनरी नहीं है, हमारे पास वॉलंटियर्स है, वी कैन डू दैट। वीक एनफोर्समेंट है, दैट इज पहला रीजन ये है। दूसरा हमारा ये है कि दूसरा जो हमारा जो दैट इज अर्बन बायस। देखिए, रूरल एरिया में आपको लेस फोकस है, आपका सारा एरिया जो है वो अर्बन पे है, तो अर्बन पे है लेकिन बिल्कुल। पॉलिथीन तो वहां पे यूज हो रहा है, आपका कोई वहां पे आपने वहां पे कोई ये किया ही नहीं है। मैं अगर आप सजेशन की बात कहेंगे, मेरे पास सजेशन ये है कि गवर्नमेंट हैज टू पुट सम सीरियस, लाइक गवर्नमेंट हैज टू पुट सम सीरियस, उनके पास हमें सीरियस एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, जी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज करने पड़ेंगे। व्हेन वी कैन रेगुलेट द ट्रैफिक विद द सेम मैन एंड मशीनरी, दिस इज आल्सो पॉसिबल। क्योंकि मैंने पहले जी भी कहा, 30.4 आपका कोई स्टैटिक्स नहीं है, इट इज अ सायरन, इट इज अ बिगुल, इट इज अ वार्निंग दैट हम्म, हमारे साथ इस साल, पता नहीं पिछले साल 132 साल में हम हॉटेस्ट समर था। आई जी डोंट नो, ओनली द हेडलाइंस विल चेंज दिस ईयर। जी 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 डॉक्टर साहब, आखिर पर आपसे ये जानना चाहूंगी, एनजीओज हैं, गैर सरकारी तंजीमें हैं, अच्छा नौजवान हैं, उन्होंने तालीम हासिल की है, जैसे कि हम अब जब भी हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, चाहे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो, किसी को तो एनवायरमेंट साइंस तो उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो यानी कि उसको आगाही दी जाती है, उसके एनवायरमेंट के हवाले से उसको पढ़ना पड़ता है वो, तो वो पास करना पड़ता है। आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, या एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने के बाद भी नौजवान जो है, क्या वो मौसर इकदामात उठा पाते हैं फिर अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए, या वही होता है जो राजबाग में पिछली दफा हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा कि खबरों में आया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वो गर्दिश कर रहा था कि कैसे जो वहां पे उसको मजीद अच्छा बनाने के लिए सरकार ने कुछ काम किया था, कुछ पहल की थी, वहां पे कुछ गमले लगाए थे, उसमें कुछ फूल लगे थे, वो फूल तक उन्होंने उखाड़ कर ले लिए, वहां पर क्या तहस नहस मचाया। या वहां की मैंने बात की साउथ कश्मीर के एक पार्क की, वहां कैसे आरियां चला के वो दरख्त काट लिए गए। तो इस हवाले से क्या बोलेंगे कि नौजवान अगरचे इन तमाम हालात से, तमाम सूरत हाल से आगाह है, उनको पता है कि हमारे क्या इस टाइम पे क्या कंडीशंस हम फेस कर रहे हैं, क्या या तो वो सीरियस नहीं है, या तो वो समझना नहीं चाह रहे हैं, या तो वो फिर पढ़ लिख कर भी, वो पढ़ के पत्थर लिख लिख के चोर, वो फिर वैसे ही है, या तो उन्होंने कुछ फिर पढ़ा नहीं है, या तो उनकी समझ में फिर कुछ नहीं आया है। तो क्या समझते हैं आपको ये जो माहौलियाती चैलेंज है, इससे निमटने के लिए तालीम और जो अवामी आगाही है, इसका क्या किरदार है और ये कितना जरूरी है? आखिर पर देखिए बताइएगा।
देखिए मैं हमेशा कहता हूं और मैं फिर से यही बात कहूंगा कि कम्युनिटीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी अगर हम घर से बाहर अगर हम कचरा डालते हैं और हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट आएगी वो उठाएगी, गवर्नमेंट कैन नॉट गो टू एवरी होम। गवर्नमेंट घर जी घर नहीं जा सकती है। ये एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिल्कुल गांव में या जैसे गांव में हम विलेज लेवल कमिटीज हमारी होती है, उनको वाटर और जो वेस्ट सिस्टम है ना जिसको मैनेज करना अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। जी रहा एनजीओ का जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप अपने साथ ये सोच रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम प्लांट करना चाहते हैं, हमारी जो एनजीओ है कश्मीर कंसर्न, वो हमेशा फोर फ्रंट पे है, आपको पेड़ प्रोवाइड करेगी, जगह प्रोवाइड करेगी, आप खाली बताइए आप कहाँ करना चाहते हैं। इस साल हमने एक मैसिव प्लांटेशन स्टार्ट की, पूरा मार्च का महीना। अभी कल भी हमारी प्लान थी एक बड़ी बेगा प्लांटेशन स्कॉस्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। यूथ का बहुत बड़ा रोल है हमारे माहौलियात में। मैंने कहा कि कल जो टेम्परेचर अचानक से 30.4 हुआ, ये एक सायरन है, एक वार्निंग है। इसके ऊपर हमारा यूथ जो है उनको बेसिकली खड़ा होना पड़ेगा। हमने जी एक दूसरे को ब्लेम गेम से निकल के मैं क्या कर सकता हूं मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने कहा एनवायरमेंटल साइंस, मैं कहता हूं कि अगर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाए हर किसी बच्चे को, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट सबका कंसर्न है। आर्ट स्टूडेंट वाले का भी, कॉमर्स का भी, मेडिकल का भी, नॉन मेडिकल का भी, डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी, एडवोकेट का भी, एवरीबडी इज कंसर्न। जी तो मुझे लगता है एनवायरमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज द हार्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लिविंग। ये जिंदगी का हमारा अहम हिस्सा है। जब 40 डिग्री बाहर होगा, कश्मीर जैसी जगह पे ग्लेशियर सारे बेल्ट हो जाएंगे, पानी का बहाव बहुत ज्यादा होगा, आपके पास पीने के लिए कुछ नहीं होगा, आपकी जो पैडीज है, राइस है, जो आपका एप्पल है, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर आप किस चीज का वेट करेंगे? जी फिर आपका डॉक्टरी पढ़ने का क्या फायदा? फिर आपका इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा? तो इन सब चीजों के लिए हमें, मुझे लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, हम अभी बातें कर रहे हैं, हम जी इसलिए जी ये कर रहे हैं कि एक पब्लिक अवेयरनेस है, हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल आगाह करना बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं कि सही ठीक सब कुछ ठीक नहीं है। जी। जी 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 आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे वो बताइएगा इन तमाम नाजरीन को, जितने भी लोग इसको देखेंगे बाद में इसको शेयर करेंगे, उन उन तक क्या पैगाम अपना पहुंचाना चाहते हैं वो पैगाम बताइएगा। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा पैगाम यही मेरा रहेगा कि जो एनवायरनमेंट है ये हम सब लोगों का कंसर्न है। ये मेरा खाली कंसर्न नहीं है, आपका खाली कंसर्न नहीं है। जो भी इस धरती पे बंदा इंसान रह रहा है, इसकी जिम्मेवारी है। अगर कल 30 डिग्री का टेम्परेचर हुआ, ये 30 डिग्री से अब अगले साल ये 31 पे ना आए, कम से कम हम कुछ तो अपनी तरफ से करें। अगर हम खाली बोलेंगे कि प्लांट प्लांट एंड प्लांट, लेकिन लगाएंगे कोई पेड़ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम्म। हम अपनी बर्बादी का सामान ही बना रहे हैं। जी और जब भी हम कहीं पे भी कोई भी इलाका, किसी भी एरिया में, चाहे अर्बन हो या रूरल हो, कोई भी चीज बनाने से पहले, किसी भी पेड़ को काटने से पहले एक बार जरूर सोचना है कि क्या मैं अपने बच्चों को कश्मीर एज अ वेस्ट लैंड दूंगा कि कश्मीर एज अ पैराडाइज दूंगा। आई हैव टू चॉइसेस विद मी। वन, हम्म दैट दैट की जो धरती पर सड़क कहने वाला जगह को मैं अपने बच्चों को वही दूं, हम्म, कि मैं अपने बच्चों को इसको एक वेस्ट लैंड यानी कि एक बैरन लैंड, एक एक रेगिस्तान जैसा मैं उनको दूं। मेरे पास दोनों जी चॉइस है। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर हमारा जो यूथ है, हमारा नौजवान है, अगर अभी भी वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, जिस भी तरीके से वो कर सकता है, जहां पे भी उनको एक्सपर्ट्स की जरूरत है, हमारी कहीं जरूरत है, वी आर ऑलवेज ऑन फोर फ्रंट। मैं हमेशा माहौलियात पे, मैं हमेशा कहता हूं कि एनवायरनमेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा पैशन है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जाने से पहले मैं कम से कम 1 लाख पेड़ लगा के जाऊं। उसमें पाइन भी होगा, चिनार भी होगा। ये मेरा प्लेज है पिछले 22 साल से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं कर सकता हूं, हर कोई कर सकता है। मैं अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं। और हर कोई यूथ यही मिशन रखे। चलो 1 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 100 भी नहीं। अगर एक बंदा, कश्मीर की पॉपुलेशन 68 लाख है टेंटेटिव, जी अगर एक बंदा एक पेड़ भी लगाएगा, वो भी 60 हम्म लाख पेड़ होते हैं। और 60 लाख पेड़ कोई कम नहीं नहीं होते। दैट्स माय मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बात करने के लिए, और अपनी तमाम जो भी चीजें आपने अभी तक की हैं, जो भी आपने कहा, जो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो भी सुनेगा उसके लिए बहुत ज्यादा ये नीड, जो कहते हैं ना कि नीड ऑफ आवर है, या इस टाइम का ये समझना, ये इस सूरत हाल को जानना, इसको दिल से समझना, दिमाग से ये सोचना कि ये चीज जो इस वक्त है ये कितनी अलार्मिंग
कमिंग है, यानी कि वो दहकती हुई आग जो है उसने हमारे दरवाजों पर दस्तक दे दी है। कल के इस टेम्परेचर राइज ने हमें ये बता दिया है कि दहकती हुई आग जो है वो दस्तक देने के लिए आ गई, यानी कि वो हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए वो हमारे डोर स्टेप पर है। अब हमें बचाना है, अब हमें बात करनी है। हम बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आज मैंने बात की, आपने बात की, कल और 4 लोग इस बारे में बात करें। इस बारे में सिर्फ बात ही ना करें, इसके बारे में एक पूरा लाहे अमल हो, अमलन इस चीज को जो है अपनाया जाए, अमलन जो है इन तमाम चीजों पर काम किया जाए। और जैसे आपने इन्फोर्समेंट की बात की, गवर्नमेंट के लिए हम कहना चाहेंगे खसूसी तौर पर कि जो पॉलिसियां हैं उनको मेहरबानी करके अजराह करम उन पॉलिसीज को मजीद स्ट्रांग बनाइए, उनको मजीद जो है तवन्नाई फराम करिए। इन्फोर्समेंट टीम जो है वो बनाइए इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपने ऐसे स्क्वाड्स बना रखे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए स्क्वाड्स हैं, ऐसे ही एक एनवायरनमेंट का एक स्क्वाड बनाइए जो स्क्वाड इन चीजों की निगरानी करेगा, जो इन पॉलिथीन्स पर सच में कदगन लगेगी। ये नहीं होगा कि कोई आ गया चेकिंग के लिए, उस टाइम पॉलिथीन छुपा दिए, फिर बाद में सब लोगों के हाथ में पॉलिथीन होते हैं। आज लोग इतने शऊर वाले हैं, इतने बेदार हैं, इतना उनको पता है, वो जितना जानते हैं, हर एक के पास आज अपने घर में एक बैग होता ही होता है। जब वो कोई शॉप करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए बाहर निकलता है तो वो बैग अपना वो साथ लेकर जाता ही जाता है। लेकिन कम तादाद है वैसे लोगों की, ज्यादा तादाद होनी चाहिए। और पहले तो ये पॉलिथीन ये होना, अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमारे पास भी ये तब पहुंचता है, हम जैसे लोगों के पास भी ये तब पहुंचता है जब ये अवेलेबल है। जब इसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी, जब ये अवेलेबल ही नहीं होगा, जब ये एकदम से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये हमारे पास पहुंचेगा नहीं। हमारे पास पहुंचेगा नहीं तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की कि दरख्तों को लगाने का सोचिए, उनको उजाड़ने का, काटने का, इस बारे में सोचिए भी नहीं। देखिए इन्होंने ये अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, ये कह के कि ये इतने पेड़ लगाएंगे और कल को इनके बच्चे जो है, पेड़ लगाना आपको पता है ये एक वो जो उस पेड़ के नीचे कल को छांव में बैठेगा, जिस पेड़ का कल को कोई फल खाएगा, ये इनके लिए सदका जारिया है। एक पेड़ लगाना आपके लिए सदका जारिया रहेगा। आपके जाने के बाद भी आप सोचे कि वो पेड़ जो है कितने लोगों को छांव देता रहेगा, वो कितने लोगों की को मेवा देता रहेगा। फल नहीं देगा तो छांव तो जरूर देगा। लेकिन समझने की बात है, सोचने की बात है, इस पर वर्क करने की बात है, और हम तमाम लोगों को मिलजुल कर इस चीज पर काम करना चाहिए। डॉक्टर तौसीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम अपने नाज़रीन से भी अब इजाजत चाहेंगे और दोबारा फिर से किसी ऐसी सिचुएशन पर, किसी ऐसी प्रोग्राम पर फिर से बात करेंगे, किसी ऐसी बात पर जो कि हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग है, एज ए सिटीजन, एज ए शहरी हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग होगी। उस पर हमारी बातचीत होती रहेगी। आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।